शुरू करते हैं एमपी की महाडिबेट। जिसका अंदेशा था हुआ भी फिर वही। एक बार फिर से हार के बाद ईवीएम का एकल राग अब कोरस में गाया जाने लगा है। छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाने और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का ख्वाब धूमिल हो जाने के बाद कांग्रेस कुछ नहीं तो अब मशीन को ही निशाने पर ले चुकी है, जिसका जवाब अपने अंदाज में बीजेपी भी दे रही है। पांच राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद 3 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत ने उसे और ताकतवर बना दिया, जबकि कांग्रेस के सारे सपने चकनाचूर हो गए। ऐसे में कांग्रेस ठीक उसी अंदाज में हर बार की मानंद इस बार भी ईवीएम पर सवाल उठा रही है, जैसे न मिलने पर अंगूर खट्टे बता दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक यही राग चल पड़ा है। देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में, घर से मैंने देखा। देखो, ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है ईवीएम पर, क्योंकि बात यह है, हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहां गया। अब वीवीपैट आई है तब 7 सेकंड के लिए दिखता है, हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर? ईवीएम पर भी सवाल खड़े हुए हैं। कहीं कहीं ऐसी घटनाएं हुई हैं कि अन्य लोगों ने अपनी अपनी राय यहां पर रखी है, और निश्चित रूप से कई ऐसे हमारे साथी हैं जिनका कि ईवीएम के ऊपर जो है भरोसा उठ गया है। इधर एमपी कांग्रेस के ईवीएम पर उठने वाले डाउट पर ही सीएम शिवराज ने डाउट किया और पूछा कि ऐसा था तो छिंदवाड़ा की 7 सीट कैसे जीत ले गए। वो तो हमेशा रोते ही हैं, चुनाव के बाद यही करते हैं। ईवीएम था तो छिंदवाड़ा में 7 सीटें कैसे जीत गए वो? लेकिन ईवीएम का राग एमपी में ही नहीं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी गाया जाने लगा है। नतीजों से पहले जहां बीजेपी नेता भी स्ट्रांग रूम की निगरानी करते नजर आते थे और सशंकित थे, वहीं नतीजों के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर शक की सुई घुमाई है। तौर पे जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के परिणाम आए हैं वो बेहद ही अप्रत्याशित और चौंकाने वाले हैं। विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ के बारे में जो हम लोगों का आकलन था, जो परिणाम आए हैं, वो इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ियाँ हुई हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं, हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाना विपक्ष की परंपरा का हिस्सा सा बनता जा रहा है। जबकि खुद इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हाल में दिए गए हलफनामे में कहा गया कि ईवीएम को न तो हैक किया जा सकता है, न उससे छेड़खानी संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के साथ इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। अशोक बजाज हैं, बीजेपी नेता हैं। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल फिरोज जी मेरा आपसे है, बजाय इसके कि आपकी पार्टी ग्राउंड में वाकई कहाँ क्या चूक हो गई उस पर मंथन करती, उस पर समीक्षा करती, एक बार फिर आपके पार्टी के बड़े नेता सामने आ गए और कहने लगे कि देखिए पोस्टल बैलेट में हमें इतने वोट मिले, कमलनाथ कह रहे कि मेरे गांव में मुझे कम वोट मिले, और सारा दोष ईवीएम के सर पर। लेकिन क्या जरा भी नहीं लगता आपको कि आपके कार्यकर्ताओं पर, ये जो देश के मतदाता हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा इस बात का? बात को लेकर हम जो है आवाज़ उठा रहे हैं ईवीएम को लेकर, और ये ईवीएम को लेकर कोई पहली बार अब बात नहीं शुरू हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी 2009 में सुप्रीम कोर्ट गए, अटल अडवाणी जी और जीवीएल नरसिम्हा ये सुप्रीम कोर्ट गए 2009 में। जीवीएल नरसिम्हा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने तो किताब लिखी है इस पर कि डेमोक्रेसी ऑन रिस्क ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के मित्र मेरे ये जानकारी, ये क्यों भारतीय चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन जाते हैं? ये बात मेरी समझ से परे है। ये दुनिया में जितने भी बड़े लोकतंत्र हैं, आप अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, नीदरलैंड्स में, सारे ये जितने देश हैं जो 50-50 साल टेक्नोलॉजी में आगे कर रहे हैं ना फिरोज साहब,
तभी से आपके तमाम प्रवक्ता यही एक जवाब लेकर सामने आते हैं। और फिर जब मैं सवाल पूछती हूँ बिल्कुल तो सही बात कहते है। हैं कि तेलंगाना की बात मत कर दीजिए, 4 रोटी में से 3 रोटी खुद खा ली, 1 रोटी हमें दे दी। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि इसी ईवीएम के राज में 2004, 2009 में तो आप ही की सरकारें रिपीट हुई ना। इसी बिल्कुल, ईवीएम के हम राज तो में कह रहे हैं ना। प्रधानमंत्री मोदी 14 में चुने गए, 18 में छत्तीसगढ़ में आपकी इतनी बड़ी जीत आपको हासिल हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। और आपको ये भी पता है कि जब हम चुनाव बहुत सारे राज्यों में हारे, 2014 में हम चुनाव हारे थे, तो क्या हमने ईवीएम को ठीकरा फोड़ा था क्या? जब हमने स्वीकार किया था कि जो लोकतंत्र है उसको हम स्वीकार करते हैं। अपर्णा जी, आप शिकायतें देखेंगी तो शिकायतें ऐसी ऐसी हैं कि 99% तक बैटरी चार्ज है ईवीएम की। ओके, ये कैसे हो गया? पूरे दिन अगर आप मोबाइल चलाएं और है ना उसके बाद भी ये आपकी बैटरी जो है फुल रहेगी 99, ये कैसे हो सकता है? हमको सील जो है वो गीली मिली, इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ। एक बैयर में जो बालाघाट विधानसभा का क्षेत्र है, वहाँ तो प्रत्याशी ईवीएम लेके घूम रहा था बीजेपी के जो नेता में। ये इतने सारे जो शिकायतें आ रही हैं। एक जगह छत्तीसगढ़ में जो है बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी वो कह रहा है कि मुझे मेरे ही बूथ पे वोट नहीं मिला, यानी मैंने जिस बूथ पे अपना वोट डाला था वो गायब है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। कब तक ये भारतीय जनता पार्टी जनता को बरगलाती रहेगी? और ये क्यों बन जाते हैं इसके ईवीएम के हिमायती क्यों हैं ये? सुप्रीम कोर्ट ऑफ जर्मनी ने 2009 में ईवीएम को वहां जर्मनी में बंद कर दिया, जो टेक्नोलॉजी में हमसे 50 साल आगे। तो ये बात समझने की तो बात है, उसकी बात छोड़ दीजिए। अरे ये भारत की बात करें, टेक्नोलॉजी तो पूरे वर्ल्ड में एक है ना, समझ गए अलग अलग तो नहीं है पूरी दुनिया में। एक रटा रटाया जवाब सा हो गया है। खैर, आपकी बात को ही और शिकायत तो को ही 2009 आगे में बढ़ाते भारतीय जनता पार्टी क्यों गई? फिरोज साहब, आप ही की बात को आगे मैं अपर्णा जी एक सवाल और पूछ लूं कि इन्होंने जीवीएल नरसिम्हा जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इन्होंने अपनी किताब वापस ली या अभी भी चल रही है वो? ठीक है, डॉक्टर केसवानी जी, बीजेपी क्यों नहीं कुछ मेहनत करती? बीजेपी का काडर जमीन पर निकलता और काम करता? आप लोग तो बस लॉटरी या पर्ची डालते हैं, कौन से राज्य में ईवीएम इस्तेमाल करनी है, कौन से में नहीं करनी है, वो पर्ची से निकल जाता है और आपका काम हो जाता है। ये मैं नहीं कह रही, ये फिरोज साहब की बातों का पूरा सार था जो मैंने आपके सामने रख दिया। देखिए अपर्णा जी, किस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भी वही करते हुए लग रहे हैं। ईवीएम जब देश में चर्चा हुई 1977 में, तब हम नहीं थे। 82 में जब इसका उपयोग हुआ तब हम नहीं थे। और अब ये ईवीएम पे, क्योंकि आपने भी एक क्वेश्चन किया जो उन्हीं ने जो पूछा था आपसे, तो हम 64,523 बूथों पर फिजिकल भी गए, वर्चुअल भी गए, हमने त्रिदेव भी गठित किए, पन्ना प्रमुख भी गठित किए, मोहल्ला कमेटियां भी बनाई, सब किया हमने जो चुनाव की दृष्टिगत जो जनता के साथ रहना चाहिए। और हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता ने परिश्रम की पराकाष्ठा की। हम जन कल्याण के काम करते थे, इसलिए जनता ने हमें जनमत दिया। अब आपने कभी जनता की न तो कर्ज माफी की, न आपने कन्यादान योजना के पैसे दिए, न सब्सिडी दी, एक भी 973 वचनों में से एक भी वचन पूरा नहीं किया, तो ईवीएम कैसे आपके पक्ष में कर जाएगी? ये तो बताइए। जब आप जनता का दिल नहीं जीतेंगे, जनता से जनमत नहीं लेंगे, जनता का प्यार नहीं लेंगे, जनता का दुलार नहीं लेंगे, जनता का लाड़ नहीं लेंगे, जनता का स्नेह नहीं लेंगे, जनता का आशीर्वाद नहीं लेंगे, तो ईवीएम कहां से इनके पक्ष में आएगी? इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, जो परिश्रम की पराकाष्ठा हमारे नेताओं ने किया, माननीय मोदी जी ने किया, हमारे पूरे प्रदेश नेतृत्व ने किया, केंद्रीय नेतृत्व ने किया, और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने किया। जब आप जनता के साथ रहते हो तो जनता निश्चित रूप से आशीर्वाद देती है। ठीक है सर, रिजल्ट क्योंकि आप ही पार्टी के फेवर में आए हैं, तो आप इस बात को कह सकते हैं कि जनता ने आपका साथ दिया है क्योंकि आपने उसके लिए काम किया है। लेकिन यहाँ पर अमित श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल ये भी है कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से कि अगर वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देते और इस बात को लेकर वाकई अपना दुख जाहिर करते कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की लेकिन नतीजा पक्ष में नहीं आया, तो वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या उस बात से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता, या फिर हर कोई पर्ची फाड़ रहा है, कभी ईवीएम के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर? अपर्णा जी, मैं आपको बता दूं कि शायद आपके और देश के
सारे न्यूज़पेपर पे, सारे सर्वे पे, सारे टीवी के सर्वे कुछ और बता रहे थे, और जिस प्रकार से चुनावी मैदान में जो रिजल्ट आए जो वो अलग थे, और जो जमीनी हकीकत थी वो अलग थी। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, अगर परिणाम अलग आए हैं और निश्चित तौर पे अगर देश के लोगों के मन में शंका है, और जो कई तो आप जैसे सिवनी का आपको मैं बता दूं कि सिवनी में गुरुद्वारा चौक पर कांग्रेस के नेताओं ने वहां पर ईवीएम को पकड़ा, किस प्रकार से वहां पर जो सेक्टर अधिकारी थे वो लेके जा रहे थे, उसके बाद उसे सुपुर्द किया गया पुलिस के, और जिस प्रकार से बालाघाट की घटना हुई कि किस प्रकार से वहां पर बैलेट को खोला भी गया था, पोस्टल बैलेट को। तो लगातार देखिए, हम भी जानते हैं और लगातार हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। आज अभी भाजपा जीती है, भाजपा के कार्यकर्ता नेताओं को मैं शुभकामना देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनता ने जो जिस उम्मीद से आपको बनाया है, आप उस पे उनकी उम्मीद पे खरा उतरे। और हमें ना तो इतराने की जरूरत है, जिस प्रकार से भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट में, ये हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में 2011 में मैटर लगा था, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट गया और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप डेमो रखिए, और 15 दिन का डेमो था निश्चित तौर पे। लेकिन ईवीएम हैक नहीं हो सकता, ये भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा है। और मैं आपके माध्यम से फिर एक चीज कहना हूं, अगर जनता के मन में शक है, एक बार आप या तो विधानसभा बता के कराइए कि हम बैलेट पेपर से करा रहे हैं या लोकसभा, एक बार आप करा लीजिए, ताकि जनता के जो जनमानस के मन में जो आकांक्षाएं हैं निश्चित तौर पे वो क्लियर हो जाए। क्योंकि लेकिन अपने राज्यों में क्या आप इस तरह के, जहां पर आपके सरकार है, क्या उस राज्यों में जो लोकल स्तर के चुनाव होते हैं, क्या उस तरह का प्रावधान आप अपने यहाँ कर सकते हैं? इस पर भी मैं जवाब लूंगी। प्रदीप जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, लेकिन प्रदीप जी के पास में सर आ रही हूँ। सर अशोक जी वेट कर रहे हैं बहुत देर से। अशोक जी, सुना आपने अमित श्रीवास्तव जी को भी यहाँ पर, और हमारे दूसरे जो फिरोज सिद्दीकी है कांग्रेस के प्रवक्ता, उनको भी आपने सुना होगा कि किस तरीके से तमाम घटनाएं हुई। कांग्रेस शिकायतों पर शिकायतें करती रही, लेकिन चुनाव आयोग ने ना कोई कार्रवाई की, ना संतुष्ट हुए कांग्रेसी, और नतीजा ये है कि बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस बाहर है। कांग्रेस को डाउट है, इसीलिए कांग्रेस आउट है। देखिए अपर्णा जी, हमको पहले ही छत्तीसगढ़ की जनता में ये चर्चा थी कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी या ईवीएम पे दोष मढ़ा जाएगा। ये पहले से ही लोगों में, सोशल मीडिया में, मजाक में सब चल रहा था। और आपने देखा कि यहाँ पर बहुत ही फेयर चुनाव हुए हैं। कांग्रेस के आतंक से, कांग्रेस के कुशासन से जनता पूरी तरह त्रस्त थी, उसका ये नतीजा आया है। अब कांग्रेस वाले किस मुंह से ईवीएम पर दोष देते समझ नहीं आता। एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे सभी राज्यों को मिलाकर भाजपा से 10 लाख हमारे ज्यादा वोट है। एक तरफ कहते हैं कि हमारा वोट आप परसेंट कम नहीं हुआ है, मात्र कुछ पॉइंट कम हुआ है, 1% से भी नीचे हमारा वोट कम हुआ है। और तीसरी बात यह है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जब ये जीतते हैं तब ईवीएम ठीक रहता है, और जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है जी। तो इनके हित में आता है तो ईवीएम ठीक है, और अगर इनके अनहित हो गया, ये पराजित हो गए, तो ईवीएम पर दोष लगाते हैं। तो आज डिजिटल का युग आ रहा है, आने वाले समय में हम देखेंगे कि मोबाइल से लोग वोट डालेंगे, और पता नहीं क्या क्या विज्ञान कैसे प्रगति करेगा और कितना आसान हो जाएगा चुनाव, लोकतंत्र। और सर क्या कह दिया आपने कि आने वाले समय मोबाइल से वोट डालेंगे। कांग्रेस तो कहेंगे सारे मोबाइल बीजेपी नेताओं ने अपने पास रख लिए और वही बटन दबाए जा रहे हैं। खैर सर, प्रदीप सर, मजाक से इतर बहुत ही गंभीर विषय ये हो जाता है कि क्या बीजेपी को तेलंगाना की आवश्यकता नहीं है क्या, जो उसने तेलंगाना कांग्रेस को जीत में दे दिया? और दूसरा सवाल ये सर कि ईवीएम पर दोष मढ़कर क्या कांग्रेस के वो दिग्गज ने वाकई जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी इस हार की? वो खुद को बचा रहे हैं या कांग्रेस को डुबो रहे हैं? देखिए अपर्णा जी, ईवीएम पे सवाल उठाना अब कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। अगर ईवीएम की बात कर रहे हैं या ईवीएम पे दोषारोपण कर रहे हैं, हार का ठीकरा ईवीएम पे अगर फोड़ रहे हैं वो, तो उन्हें इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि क्या दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्र के सामने या हरदा में पूर्व मंत्री कमल पटेल के लिए ईवीएम सेट नहीं हुई थी?
तो ये अब ये प्रश्न, ये सवाल और ये बातें भी बेमानी हो गई है चुनावों में ईवीएम पे सवाल उठाने की, मेरा ऐसा मानना है। और दूसरे देशों का हवाला देके और हम इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि हमारे यहाँ बैलेट पे होना चाहिए, तो मतपेटियां पहले भी लुटा जाती थी, बूथ कैप्चर हो जाते थे और बूथ कैप्चरिंग की बकायदा गैंग चला करती थी। ये हमारे सामने पूर्व के कई बड़े उदाहरण हैं। बिहार और यूपी के अंदर बूथ कैप्चरिंग की गैंग हुआ करती थी। तो अब एक फेयर चुनाव हुआ है, बहुत अच्छा मैंडेट आया है। और दूसरा जो आपने कहा है, कांग्रेस ने समीक्षा बैठक बुलाई है। कांग्रेस के दिग्गजों को समीक्षा इस बात की करना चाहिए कि कितनी सीट उन्होंने हाथ रेके खोई है अपने गलत डिसीजन से, अच्छे कैंडिडेट्स के टिकट काट के और एन मौके पर टिकट बदल कर। तो समीक्षा इस बात की होना चाहिए, समीक्षा होना चाहिए। ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी ख्वाबों ख्यालों की बात है, सत्ता विरोधी लहर ये भी ख्वाबों ख्यालों की बात है। जमीन के ऊपर कौन सा सर्वे हो रहा है, जमीन पे क्या बातें हो रही है, जनता के बीच जाके कौन नेता कितना सक्रिय है, ये कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आया। और सर कहा तो ये भी जा रहा है ना कि जो नेता जमीन पर सक्रिय था, जिसने अपने लिए जिसने अपनी सीट पर काम किया, जनाधार का काम किया, उसे पार्टी के बड़े लोगों, संगठन की ओर से उसे इतनी मदद नहीं मिल पाई और यही वजह है कि उसे हार का सामना भी करना पड़ा। खैर ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी हो जाता है। मैं एक उदाहरण दूं अपर्णा जी, मैं आपको मालवा निमाड़ के मतलब जो सीट खो दी है, मैं उनका एक आपको उदाहरण देता हूं। इंदौर में महू विधानसभा क्षेत्र है, वहां से 3 बार अंतर सिंह दरबार को टिकट दिया गया था, पूर्व विधायक रहे हैं। तीनों बार उनके सामने 2 बार कैलाश विजयवर्गीय और 1 बार उषा ठाकुर मैदान में थी। ये तीनों बार उनको शहीद होने के लिए टिकट दिया गया। आज जब उनका मौका आया, उनका हक बन रहा था, जब उनके माहौल उनके अनुकूल था, पूरा एक जनमानस उनके प्रति बना हुआ था, वहां उनको हाँ भी कर दी गई। कमलनाथ जी ने खुद 6 महीने पहले उनको बोला तैयारी करने को, और एंड टाइम पे भाजपा से कांग्रेस में आए पूर्व कांग्रेस नेता रामकिशोर शुक्ला को टिकट दे दिया। वो शुक्ला जी तीसरे नंबर पे रहे हैं। ऐसे मालवा निमाड़ में 60 टिकट एंड टाइम के ऊपर बदले। बड़नगर में, उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा सीट है, वहां पूर्व विधायक मुरली मोरवाल का घोर विरोध था जी। तो वहां जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे, उनका टिकट फाइनल कर दिया। एंड टाइम के ऊपर उनका टिकट बदल दिया, वो बागी होकर बिल्कुल। तो यहीं पर यही सार है ना सर, यही सार है। फिरोज सर, सिद्दीकी साहब सुना आपने भाई, अपने गिरेबान में झांकिए और तमाम वो कारण ढूंढ लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले कि और हाशिए पे पहुंचने की नौबत हो जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर एक जो बीजेपी की ओर से उठाया भी गया है, वो भी मैं आपसे पूछ ले रही हूँ कि चुनाव नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस ने शुरू कर दिया था कि धीमा मतदान हुआ है, ये हो गया है, अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया, और जो एरोगेंस कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप का देखने को मिला। ऐसा है कि आपको एक अटेर का चुनाव याद होगा 2018 का, ये तो मीडिया ने ही ब्लास्ट की थी, ये खबर की है ना, जो भी बटन दबा रहे थे, वीवीपैट मशीन जो है वो फूल निकाल रही थी। उसका क्या हुआ, इलैया राजा टी जो वहाँ के कलेक्टर थे, उनको चार्जशीट भी दी गई। प्रदीप जोशी जी बता दें मुझे, कि मुझे भी जानकारी हो जाए कि उसमें क्या 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 खुलासे हुए, इलेक्शन कमीशन ने क्या बताया कि ये क्यों हुआ था। सवाल ये नहीं है, सवाल डेमोक्रेसी का है। 2003 हम हारे, 2008 हम हारे, 2013 हम हारे, यहाँ भी मध्य प्रदेश में हारे, छत्तीसगढ़ में भी हारे। हमने तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए थे। जब याद करके बता दीजिए, हमने कहा हमेशा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, हम इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन जब वर्तमान में 9% वोट एक पार्टी के फेवर में स्विंग कर रहा है और आप एक एक सीट गिना रहे हैं कि आप ये सीट इसलिए हारे, तो कैसे हार गए? 9% वोट मतलब सुनामी होती है 9% वोट स्विंग होना, और किसी को पता नहीं चला। आधे से ज्यादा सर्वे जो है वो कांग्रेस को बता रहे थे, प्री पोल सर्वेस कांग्रेस को बता रहे थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जरा बता दें, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को लेकर भी आपको याद होंगे तमाम सर्वे आए थे। अरे हमको पश्चिम बंगाल में सर्वे बीजेपी की सरकार बता रहे थे, लेकिन नहीं हुआ ना ऐसा। सर्वे गलत भी होते हैं। तो बहुत सारी चीजें, इसका मतलब ईवीएम सही होती है, ये भी सही नहीं है ना। अच्छा ठीक है,
मैं आपके बताइए ना, सवालों का यही तो पूछ सम्मान रहे हैं करते कि हुए क्या फिरोज हुआ था साहब, अटेर में, आपके सवालों अटेर का में क्या सम्मान हुआ करते था हुए ये एक बताया बात पूछना जाएगा। चाह रही हूँ 15,000 कि क्या कंप्लेंट ईवीएम पर सवाल उठाते उठाते क्या आप कांग्रेस को बचा पाएंगे सर? जो लोग आपके देखिए, साथ हैं अगर भी, इस देश में ईवीएम रह जाएगा तो इस देश का संविधान भी नष्ट हो जाएगा एक दिन, और जनता की डेमोक्रेसी भी उसके हाथ से चली जाएगी। क्योंकि जब मेरा जो वोट है वो मैं नीति पे, समीक्षा की जरूरत है सर। समय और इतना इस ही है देश मेरे का, पास। बेहद और माफी इस के देश साथ में, एक इस आखिरी देश 10 में सेकंड का कमेंट। अमित जी, यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अमित जी। अपर्णा जी, मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं। हमने बहुत सारी भाजपा के नेताओं ने किताब भी लिखी थी। नितिन गडकरी ने उसका लोकार्पण उसको वो किया था, लोगों के बीच में दिल्ली में उसको लाया था। और मैं आपको बता दूं, ईवीएम कैन बी मैनेज्ड, मैनिपुलेटेड और मैनेज्ड, निश्चित तौर पे, और टेम्पर्ड, उसमें लिखा हुआ है क्लियर। और मैं आपके माध्यम से बड़े विनम्रता के साथ कहता हूं, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। ठीक है सर, सॉरी सर, बहुत माफी के साथ। डॉक्टर केसवानी, समय नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि हार हुई है, हार के कारण तलाशिए और एक बार फिर से युद्ध के लिए निकल जाइए। लेकिन यहाँ पर हार पर तो हाहाकार मचा हुआ है और फिर वही दुहाई कि ईवीएम गलत है। सवाल कई हैं, जवाब कांग्रेस को ढूंढने ही होंगे। इस डिबेट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।